भट्ट साहब तेजी से सीढ़ियां उतर गए, मैं भी उनके पीछे लपका। निचली मंजिल में शोरूम के पीछे एक छोटा सा सैन था। साथ वाला मकान एक बिहारी का था। वो लोग 10-15 रोज पहले भागकर मीरपुर की बिहारी बस्ती में चले गए थे। मकान खाली था। भट्ट साहब बोले, हम इस मकान में जाकर छुप जाते हैं। मौत सामने खड़ी हो तो अकल साथ छोड़ जाती है। कम अज कम हम गुनाहगारों के साथ तो ऐसा ही होता है। हाँ, कोई आला मिशन सामने हो तो मौत का खौफ भी अकल पर गालिब नहीं आता। लेकिन यहाँ तो इंसानों को जानवरों की तरह काटा जा रहा था। किसी को किसी की कुछ खबर न थी। उस वक्त अगर किसी की दीवार में कोई सुराख नजर आता तो वो यही चाहता कि उसमें घुसकर किसी न किसी तरह अपनी जान बचा ले। भट्ट साहब पर भी यही हालत तारी थी। मैंने कहा कि मुक्ति बाहिनी वाले इस मकान में भी आ जाएंगे। वो झंझलाकर बोले, बकवास बंद करो। उन्होंने पहली बार मुझे इस तरह मुखातिब किया था। दीवार फांदो इस तरफ से जहां तिपाई पड़ी है। अचानक उन्हें अपने 2 लाख रुपयों का ख्याल आ गया। घबराई हुई आवाज में बोले, मैं रकम का थैला लेकर अभी आता हूँ। तुम दूसरे मकान के सैन में कूद जाओ। भट्ट साहब वाला मैं से भागकर शोरूम में घुस गए। भट्ट साहब दालान में से भागकर शोरूम में घुस गए और मैं दूसरे खाली मकान में आंगन में कूद गया। यहाँ घर का टूटा फूटा सामान और चेथड़े बिखरे हुए थे। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर मकान की दूसरी मंजिल में आया और बंद खिड़की का थोड़ा सा पट खोलकर भट्ट साहब के मकान के सैन में झांका। मकान में शोर बुलंद हुआ। फायरिंग की आवाज़ें आईं और यूं लगा जैसे शोरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया गया हो। उसके साथ ही भट्ट साहब को देखा कि रकम का थैला हाथ में है और शोरूम के अकवी दरवाजे से सैन में भागे चले आ रहे हैं। अभी वो अपने मकान के सैन में कालीन धोने वाले पानी के हौज के करीब ही पहुंचे थे कि अकब से 2 मुक्ति बहनी वाले हाथों में ब्रेन गने लिए वारिद हुए और उन्होंने भट्ट साहब पर फैर खोल दिया। मैंने कई लोगों को गोलियों की जिद में आते और बमों से दुश्मन के सिपाहियों के परखचे उड़ते भी देखे हैं, लेकिन भट्ट साहब की मौत का मंजर मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगा। ब्रेन गन की गोलियां उनकी कमर को 2 जगहों से उधेड़ती हुई निकल गईं। वो मुंह के बल गिरे और थैला हाथ से छूट गया। उनका सफ़ेद कुर्ता और पैजामा खून से सुर्ख हो गया। एक पल के लिए यूं महसूस हुआ जैसे भट्ट साहब ने सर उठाकर उस मकान की तरफ देखने की कोशिश की है जिसमें मैं छुपा हुआ था, मगर उनका सर जमीन से बमुश्किल 2 इंच ऊपर उठने के बाद फर्श के साथ लगकर बेजान हो गया। मुक्ति बहनी वालों के दूसरे साथी भी वहां आ गए और थैले में से नोट निकालकर बंगला जबान में कुछ बोलते हुए आपस में बांटने लगे। मैंने आहिस्ता से खिड़की का पट बंद कर दिया। भट्ट साहब की मौत से मुझे गहरा सदमा हुआ था। जिस मकान में मैंने पनाह ली थी वो बिल्कुल खाली था। उसका दरवाज़ा दूसरी तरफ एक छोटे से बाजार में खुलता था। अभी उस तरफ मुक्ति बहनी वाले नहीं आए थे। गैर बंगालियों ने इस मकान को भी लूटा था। कमरों में चेथड़े और शिकस्ता सामान बिखरा हुआ था। मैं इस मकान में ज़्यादा देर छुपा नहीं रह सकता था। मुक्ति बहनी वाले ज़रूर इस मकान पर भी आएंगे। साथ वाला मकान भी खाली पड़ा था। मैंने बाजार में झांक कर देखा। शाम के सुरमई अंधेरे में बाजार सुनसान पड़ा था। बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं था। थोड़ी देर बाद फायरिंग की आवाज़ें बराबर आ रही थीं। जय बंगला के नारे भी लग रहे थे। लोगों की ऊंची ऊंची आवाज़ें आईं। मैंने बाहर झांका। बाजार के धान मंडी वाले मोड़ पर कुछ बंगाली एक मकान को आग लगा रहे थे। इसका मतलब था कि वो इस मकान को भी नजर आतिश करने वाले थे जहां मैंने पनाह ले रखी थी। मेरे पास सिर्फ 10-15 मिनट थे। इस दौरान मुझे यहां से फरार होना था, मगर सवाल ये था कि कहाँ जाऊं। फरार के जितने भी रास्ते थे वहां मुक्ति बहनी वाले और शरपसंद बंगाली हाथों में ब्रेनगने और तलवारें लिए खड़े थे। मैंने जमीन पर पड़ा कपड़ा उठाकर सर पर डाला और मकान के सदर दरवाजे से निकलकर फार्म गेट की जानिब तेज तेज चलने लगा। इस बाजार की एक जानिब दरख्त थे। मैं बाईं तरफ वाले खाली और लुटे हुए मकानों के साथ लगकर चल रहा था। मुझे अपने पीछे शोर सुनाई दिया। आग लगाने वाले अब उस मकान पर आग के जलते हुए टायर फेंक रहे थे जहां थोड़ी देर पहले मैं छुपा था। मैं एक बगली गली में घुस गया और जो मकान सामने आया उसके सैन में कूद गया। बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर एक बंद दरवाज़ा नजर आया। किसी तरफ से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। दरवाजे के पीछे से किसी मर्द की आवाज़ आई, बाबा इधर हम पारसी लोग रहता है, यहाँ कोई पंजाबी बिहारी लोग नहीं है। मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी।
एक बूढ़े पारसी ने दरवाज़ा खोलकर मुझे गौर से देखा। उसके सर पर पारसियों वाली काली टोपी थी। उसके पीछे कमरे में लालटेन जल रही थी। कौन हो तुम बाबा? तुमको बोल दिया ना कि हम पारसी लोग हैं, हम पंजाबी नहीं है। मैंने सर से कपड़ा उतार दिया और बोला, मैं पंजाबी हूँ और मेरे पीछे मुक्ति बहनी लगी है। बूढ़े पारसी की छोटी छोटी सफ़ेद मूंछें थी। एक लम्हे के लिए वो कुछ हिचकिचाया, फिर दरवाजे से हट गया और मुझे अंदर आने का इशारा किया। उसकी बूढ़ी बीवी कुर्सी पर बैठी थी। मुझे देखकर घबरा गई। बूढ़े पारसी ने उसे अपनी ज़बान में कुछ समझाया। वो आपस में बातें करने लगे। दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया था। पारसी ने मुझे मकान की पिछली कोठरी में छुपा दिया और कहने लगा, तुम इधर पड़ा रहो, ज़्यादा देर रहोगे तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। रात के अंधेरे में किसी तरफ भाग जाना, ये कहकर वो चला गया। कोठरी में घर का पुराना सामान पड़ा था। मैं सोचने लगा कि पारसी बूढ़ा अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। ये उसका हक था। सवाल ये था कि मैं रात के अंधेरे में भागकर कहाँ जाऊंगा। चारों तरफ बेबसी और बेकसी की मौत मुंतजिर थी। मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। बूढ़े पारसी ने मुझे चावल और अचार ला कर दिया। मैंने थोड़ा बहुत जहर मार किया और उसे समझाने की कोशिश की, अगर मैं रात को यहाँ से निकल गया तो शहर में मुक्ति बाहिनी के लोग फैले हुए हैं, मैं उनके हत्थे चढ़ जाऊंगा। बाबा, तुम किसी इंडियन फौजी के आगे जाकर कैदी बन जाओ, फिर तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन इंडियन फौजी भी मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर लूट मार और कत्लो गारतगरी में मसरूफ़ थे। मैंने उसकी बहुत मेहनत समाजत की कि किसी तरह वो चंद रोज़ मुझे इस कोठरी में छुपा रहने दे, मगर वो अपनी बीवी से डरता था और उसकी बीवी मेरी वजह से अपनी और अपने बूढ़े खामद की जान खतरे में डालना नहीं चाहती थी। वो ना माना और इसी बात पर मुझसे रहा कि मुझे रात के अंधेरे में चले जाना चाहिए। मैं खामोश हो गया। ये सारा इलाका मेरा देखा बाला था। मुझे ख्याल था कि अगर मैं किसी तरह अपनी गुलशन वाली कोठी तक पहुंच जाऊं तो मेरे बंगाली नौकर मुझे किसी जगह पनाह दिलवा सकते हैं। अगरचे इस वक्त किसी बंगाली पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस बर्बरियत के तूफान में लाल मियाँ ऐसे बंगाली भी थे जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। और मेरे नौकरों पर तो मेरे काफ़ी एहसान थे। मैंने हर मुश्किल वक्त में उनकी माली इमदाद की थी। मैंने गुलशन वाली कोठी में जाने का फैसला कर लिया। जब रात काफ़ी गहरी हो गई तो बूढ़ा पारसी मेरे पास आया। उसके हाथ में सब्जी तरकारी काटने वाला चाकू था। बाबा लोग, तुम ये चाकू अपने पास रखो, मैं देख आया हूँ सड़क खाली पड़ी है, तुम किसी दूसरे मकान में चले जाओ, उसने कहा। मैंने चाकू लेकर जेब में रख लिया और उसका शुक्रिया अदा करके अंधेरे सैन में पहुंच गया। सामने छोटी सड़क तारीकी में डूबी हुई थी। धान मंडी की तरफ से किसी वक्त गोली चलने की आवाज़ आ जाती थी। मकान से निकलकर मैं एक तरफ चलने लगा। हर तरफ वीरानी और हू का आलम था। कभी कभी ब्रेन गन की फायरिंग की आवाज़ आ जाती थी जो माहौल को और ज़्यादा भयानक बना देती थी। गुलशन शहर के गुंजान इलाके से बाहर था, जहां से एक रास्ता गंदे नाले के साथ साथ गुलशन तक जाता था। मैंने उस रास्ते का इंतखाब किया और छोटे छोटे वैरान क्वार्टरों की बीच वाली गली से निकलकर नाले पर आ गया। ये नाला आगे जाकर दरियाए बूढ़ी गंगा में गिरता था। मैं नाले में उतरकर चलने लगा। उसमें पानी नहीं था। किनारों पर पगडंडी जितना रास्ता बना हुआ था जो खुश्क था। मैं उस पर चलता रहा। नाले की बाईं तरफ एन टाइप क्वार्टरों के पिछवाड़े थे जो तारीकी और मौत ऐसी खामोशी में डूबे हुए थे। मैं उस मकाम पर पहुंच गया जहां मुझे गंदे नाले को छोड़कर क्वार्टरों के साथ वाली सड़क पर चढ़ना था। ऊपर आकर मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। सड़क सुनसान थी और आगे खेत शुरू हो जाते थे। फिर एक माचिस फैक्ट्री थी और उसके बाद गुलशन की कोठियां शुरू हो जाती थीं। मैंने खुदा का नाम लिया और सुनसान सड़क पर चलना शुरू कर दिया। माचिस फैक्ट्री के करीब पहुंचा तो छठी हिस्स ने मेरे कदम रोक दिए। यूं महसूस हुआ जैसे आसपास कोई मौजूद हो। मैं फैक्ट्री की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। यकयक कदमों की चाप सुनाई दी। ये भारी फौजी बूटों की आवाज़ थी। मैंने चाकू खोलकर मजबूती से पकड़ लिया। अय्याश जिंदगी ने मेरे असाब पर जो अर्जी तय जमा रखी थी वो आनन फानन उतर गई और फिर एक बार मौत से खेलने वाला कमांडो बन गया और ज़मीन पर लेटकर कोनियों के बाल दीवार के साथ साथ रेंगने लगा। बूटों की आवाज़ दीवारों की दूसरी जानिब से आ रही थी।
मैं रेंगता रहा हत्ता कि दीवार खत्म हो गई। मैंने सर उठाकर देखा, मुझसे चंद कदमों के फासले पर एक आदमी फैक्ट्री के गेट के आगे टहल रहा था। अंधेरे के बावजूद मैंने उसकी वर्दी और कंधे से लटकी हुई ब्रेन गन देख ली। ये कोई इंडियन फौजी था या फिर मुक्ति बाहिनी वाला था। मेरा ज़हन तेजी से काम करने लगा। मेरे सामने 5 कदम के फासले पर झाड़ियां थी। मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर उन झाड़ियों में फेंक दिया। पत्थर की आवाज़ पर उस आदमी ने ब्रेन गन हाथों में पकड़ ली और झाड़ियों की तरफ देखकर कहा, हॉल्ट। मैं समझ गया कि वो इंडियन सिपाही है और फैक्ट्री के बाहर पहरा दे रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। ब्रेन गन की नाली का रुख झाड़ियों की तरफ था। उस वक्त मैं भूल गया कि कुछ देर कबल मैं किसी चूहे की तरह अपनी जान बचाता फिर रहा था। मेरे अंदर एक सरफरोश और जानबाज मुसलमान कमांडो की जुर्रत, दलेरी और बेजिगरी बेदार हो चुकी थी। खूंखार चीते की तरह से मिट गया और मेरा अंग अंग हमला करने के लिए फड़कने लगा। मुझे कैसे हमला करना है, किस मकाम पर अपना चाकू वाला हाथ मारना है और किस जगह से गर्दन को इस तरह से दबोचना है कि सिपाही ना तो आवाज़ निकाल सके और ना ही ब्रेन गन का ट्रिगर दबा सके। ये सारी बातें मेरे जहन में महफूज थीं। सिपाही झाड़ियों के पास जाकर थोड़ा सा झुक गया। यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतज़ार था। मैं चीते की तरह अपनी जगह से लपका और दूसरे ही लम्हे उसकी गर्दन मेरे बाएं बाजू की आहनी गिरफ्त में थी और दाएं हाथ वाला चाकू उसके नरखरा काट चुका था। मेरे एक पाँव ने ब्रेन गन को झटका दिया था जिसकी वजह से वो फायर न कर सका। मंसूबे के मुताबिक मैं उसकी वर्दी को खून में लथपथ होने से बचाना चाहता था। चुनांचे मैंने निसफ कटी हुई गर्दन पर पाँव रख दिया और उसकी शर्ट के बटन खोलकर सीने से पीछे करके उतार दिया। लाश घसीटकर झाड़ियों में ले गया। थोड़ी देर बाद मैं झाड़ियों से निकला तो इंडियन फौज के हवलदार की वर्दी में था। सर पर छोटे छज्जे वाली सब्ज टोपी थी, कंधे से ब्रेन गन लटकी हुई थी। पैरों में स्याह फौजी बूट थे और पतलून की पिछली जेब में इंडियन हवलदार की पासबुक थी। मैंने उसकी लाश खून आलूद चाकू समेत झाड़ियों में एक जगह कूड़े करकट के ढेर तले दबा दी थी। फिर मैं फैक्ट्री के गेट के सामने टहलने लगा। मैंने सब्ज शर्ट के गिरेबान में हाथ लगाया तो मेरी उंगलियों को खून लग गया। फैक्ट्री के गेट की एक जानिब पानी का जो बचा था, मैंने रुमाल भगोकर शर्ट से खून के धब्बे को रगड़ रगड़ कर साफ किया, मगर फिर भी थोड़ा सा दाग रह गया। बहरहाल वहाँ कत्ले आम हो रहा था और किसी फौजी की वर्दी पर खून का निशान कोई अजीब बात नहीं थी। कुछ देर मैं वहीं टहलता रहा जैसे पहरा दे रहा हूँ। फिर मैं खेतों की तरफ चल पड़ा। इन खेतों के पीछे गुलशन की आबादी थी। इंडियन फौजी की वर्दी की वजह से मैं किसी हद तक बेखौफी से चल रहा था, लेकिन दिल में ये अंदेशा भी था कि अगर पोल खुल गया तो मौत यकीनी होगी और फिर शायद भाग भी ना सकूं। खेत वैरान पड़े थे। अंधेरे में एक जगह पानी चमक रहा था। गुलशन की कोठियां तारीक थीं। सिर्फ इन बंगलों के बरामदे रोशन थे जहां बंगाली खानदान आबाद थे। मालूम हुआ कि इस इलाके में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। मैं बज़ाहिर गश्त के से अंदाज में चल रहा था, मगर मेरे अंदर सारी गुरीला सलाहियतें बेदार थीं। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।